सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं जी आप सभी दोस्त? कमेंट करके ज़रूर बता देना जी। और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम क्रिमिनल केस ट्रायल के बारे में बात करेंगे। क्रिमिनल केस ट्रायल क्या होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, पूरा प्रोसीजर क्या है, क्रिमिनल केस ट्रायल में कब क्या कैसे होता है, इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी क्रिमिनल केस ट्रायल के बारे में जानना चाहते हो तो आप भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हो। अगर आपको पहले से ही क्रिमिनल केस ट्रायल के बारे में पूरी जानकारी है, आप कानून के जानकार हो, तो फिर आपको इस वीडियो को देखने का कोई ज़्यादा फ़ायदा शायद ना हो। बट मेरे को फ़ायदा ज़रूर हो सकता है अगर आप क्रिमिनल केस ट्रायल के बारे में अच्छी तरह से जानते हुए भी इस वीडियो को देखते हो, क्योंकि आप फिर मेरे को कोई अच्छी सलाह, कोई अच्छा सुझाव दे सकते हो। मेरे से कोई गलती हो वो भी बता सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आगे से मैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। और एक बेनती ज़रूर है, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, ताकि जो और दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। चलो जी, फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने बात की क्रिमिनल केस की, पहले तो हम जान लेते हैं जो क्रिमिनल केस होता है वो मेनली दो तरह का होता है। एक तो जो एफआईआर वाला केस होता है, जो पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है, जिसको हम कई बार पर्चा मुकदमा भी बोल देते हैं। और दूसरा जो केस होता है वो होता है कंप्लेंट केस, जो कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल किया जाता है, दायर किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति विक्टिम होता है या शिकायतकर्ता होता है वो पुलिस स्टेशन में जाता है, कई बार उसकी सुनवाई नहीं होती, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, पर्चा मुकदमा दर्ज नहीं करती, तो वह व्यक्ति कई बार डायरेक्ट फिर कोर्ट में भी चला जाता है, कंप्लेंट केस फाइल कर देता है। जैसे कि लास्ट ईयर में 2024 में 3 न्यू क्रिमिनल लॉज आए थे। उनमें एक था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, जो कि CRPC की जगह पर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह पर आया था। इस BNSS की धारा जो 210 है और 223 है, उसके तहत यह कंप्लेंट केस फाइल किया जाता है। बट आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एफआईआर वाला जो केस होता है उसमें जो ट्रायल चलता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कंप्लेंट केस के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ एफआईआर वाला केस, उसमें जो ट्रायल चलता है, कब क्या होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, एंड तक उसके बारे में जानने की, समझने की, सीखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को हम 3 भागों में बांटकर समझने की कोशिश करेंगे। पहले भाग में हम बात करेंगे, फर्स्ट पार्ट में, जो पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट पुलिस द्वारा फाइल की जाती है, जिसको हम कई बार चालान भी बोल देते हैं। ये हो गया पहला भाग, एफआईआर दर्ज होने से चालान तक, चार्जशीट दायर होने तक। और दूसरे भाग में हम बात करेंगे कोर्ट में जो ट्रायल चलता है, केस का जो ट्रायल चलता है उसकी। और तीसरे भाग में जो उस ट्रायल के बाद कोर्ट की जजमेंट आती है, और जजमेंट के बाद भी जैसे अपील वगैरह हो जाती है, रिव्यू रिवीजन वगैरह, दया याचिका, मर्सी पिटीशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी रेमेडीज़ हैं उनके बारे में तीसरे भाग में बात करेंगे। पहले हम पहले भाग को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, अपराध होने के बाद, ऑफेंस होने के बाद, क्राइम होने के बाद, दोष होने के बाद सबसे पहला काम होता है पुलिस को उस अपराध की सूचना देना। अपराध की सूचना देना, जो व्यक्ति अपराध की सूचना देता है उसको हम बोल देते हैं शिकायतकर्ता, कंप्लेनेंट। जिस व्यक्ति के साथ अपराध किया जाता है उसको हम बोल देते हैं विक्टिम, पीड़ित, या फिर कई बार हम बोल देते हैं फरियादी।
जो व्यक्ति अपराध करता है उसको हम बोल देते हैं अक्यूज्ड, दोषी, आरोपी, अभियुक्त, ऑफेंडर, क्रिमिनल, ये वर्ड हम यूज कर लेते हैं। पुलिस को अपराध की सूचना देने वाला व्यक्ति पीड़ित नहीं भी हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई और व्यक्ति भी अपराध की सूचना दे सकता है जिसके साथ अपराध नहीं भी होता, जिसको अपराध अफेक्ट भी नहीं करता, जिसका कोई नुकसान भी नहीं होता, जो विक्टिम भी नहीं होता, जिसने अपराध देखा, जिसको अपराध के बारे में पता चला, वह व्यक्ति भी पुलिस को उस अपराध की सूचना दे सकता है। वह व्यक्ति भी शिकायतकर्ता हो सकता है, कंप्लेनेंट हो सकता है। बट कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें पुलिस खुद भी शिकायतकर्ता हो सकती है। अगर पुलिस को खुद भी पता चल जाए कि अपराध हुआ है, क्राइम हुआ है, जुर्म हुआ है, तो उस केस में पुलिस खुद भी शिकायतकर्ता हो सकती है। जैसे हम कई बार केस देखते हैं एनडीपीएस वाले, उनमें पुलिस खुद कंप्लेनेंट होती है, शिकायतकर्ता होती है। इसके अलावा पुलिस को अपने किसी मुखबिर से, किसी खबरी से कोई सूचना मिले, या फिर कई बार अपनी पहचान बताए बिना भी कोई व्यक्ति पुलिस को अपराध की सूचना दे सकता है, तो उस अपराध में भी, उस केस में भी पुलिस ऑफिसर ही शिकायतकर्ता होता है। जब भी पुलिस को अपराध की सूचना मिलती है तो पुलिस का पहला काम होता है एफआईआर दर्ज करना। बीएनएसएस की धारा 173 173 है जो, उसके तहत एफआईआर दर्ज की जाती है, पर्चा मुकदमा दर्ज किया जाता है। अगर समय नहीं है, वक्त नहीं है, उस टाइम पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने का समय नहीं है, क्राइम को, ऑफेंस को, अपराध को रोकना जरूरी है। अपराधी को, क्रिमिनल को, ऑफेंडर को, दोषी को, अक्यूज्ड को अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना जरूरी है। तो पुलिस पहले वह काम करती है, उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज करती है। जैसे कि हम देखते हैं जो अपराध होते हैं, जुर्म होते हैं, वह मेनली दो तरह के होते हैं। एक तो जो बहुत ही सीरियस हीनियस क्राइम होते हैं, गंभीर अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध होते हैं, और दूसरे जो मामूली अपराध होते हैं, छोटे अपराध होते हैं। अगर गंभीर अपराध है, कोई सीरियस हीनियस क्राइम है, जैसे मर्डर, रेप, डकैती, ऐसे अपराध होते हैं, उनमें आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ, पकड़ा नहीं गया, तो सबसे पहले पुलिस आरोपी को ढूंढती है गिरफ्तार करने के लिए। बीएनएसएस की धारा जो 35 है, उसके तहत बिना ब्रंट के भी, विदाउट ब्रंट भी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। पुलिस बीएनएसएस की धारा 49 के तहत उस आरोपी की तलाशी भी ले सकती है, या फिर बीएनएसएस की धारा 185 के तहत पुलिस उस व्यक्ति के स्थान की तलाशी भी ले सकती है, जहां से अपराधी मिलता है, पकड़ा जाता है, अरेस्ट होता है, उस स्थान की तलाशी भी पुलिस ले सकती है। जो भी सामान उस आरोपी के पास उस टाइम मिलता है, पाया जाता है, उस सामान को भी पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है, सिवाय उन कपड़ों के, ड्रेस के जो आरोपी व्यक्ति ने पहनी होती है, उनको छोड़कर जो दूसरा सामान होता है उनको अपनी कस्टडी में ले लेती है पुलिस, और उसकी एक रसीद उस सामान की उस व्यक्ति को दे दी जाती है। इसके बाद पुलिस बीएनएसएस की धारा जो 36 है, शायद 36 ग है, इसके तहत उस आरोपी के किसी भी जानकार व्यक्ति को, जहाँ उसके किसी रिश्तेदार को, किसी फैमिली मेम्बर को उस आरोपी व्यक्ति के गिरफ्तार होने की खबर देती है, अरेस्ट होने की खबर देती है। अगर जरूरी हुआ तो आरोपी के दिए गए पते पर भी किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा जाकर उसके घर वालों को इत्तला दी जाती है, सूचना दी जाती है। पुलिस बता देती है कि इस फलाने व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया है। और जो पुलिस एफआईआर करने से पहले या फिर एफआईआर दर्ज करने के बाद जैसा भी उचित समझे, अपराधी जो आरोपी होता है, अक्यूज्ड होता है, और जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उसको बीएनएसएस की धारा 51, 52, 53 और 184 एंड 397 इसके तहत मेडिकल जांच के लिए, परीक्षण के लिए किसी पास के सरकारी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाती है। बीएनएस की धारा जो 30 है, उसके अनुसार
भी एक डॉक्टर जो होता है घायल को या जो रोगी व्यक्ति है उसकी सहमति के बिना उसके जीवन की रक्षा के लिए उसका इलाज कर सकता है। BNS जो BNS है उसकी धारा जो 200 है उसके तहत भी कोई भी हॉस्पिटल पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने से मना नहीं कर सकता। यदि मामला रेप का है, बलात्कार का है, तो BNSS की धारा 184 सब सेक्शन 6 के तहत डॉक्टर को रेप की जांच की रिपोर्ट जो होती है वो 7 दिन के अंदर पुलिस थाने में भेजनी पड़ती है। ये कानून है, लॉ है। इन सब कार्रवाइयों के बाद अगर पुलिस को लगता है कि जिस धारा में केस बनता है वो धारा जमानतीय है, बेलेबल है, जमानत जोग है, या फिर पुलिस के पास आरोपी के विरुद्ध कोई पर्याप्त सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो दोनों ही स्थितियों में आरोपी को BNSS की धारा 478 के तहत पुलिस थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया जाता है, उसको बेल दे दी जाती है। इसके लिए पुलिस द्वारा किसी प्रकार की जमानती की या बेल बॉन्ड की मांग भी आरोपी से की जा सकती है। ये पुलिस की सेटिस्फेक्शन के ऊपर है, संतुष्टि के ऊपर है। अगर अपराध गैर जमानती है, गैर जमानत जोग है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उदाहरण के लिए जैसे BNS की धारा 64 रेप या फिर धारा 103 मर्डर, हत्या, कत्ल, तो BNSS की धारा 58 के तहत पुलिस आरोपी को अरेस्ट करके 24 आवर्स के बीच 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। इसमें एक बात जो नोट करने वाली है, ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष तक की सज़ा है, पनिशमेंट है, उसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को थाने से सिर्फ नोटिस देकर छोड़ दिया जाता है और जब पुलिस कोर्ट में चालान पेश करेगी उस दिन उस व्यक्ति को सीधे कोर्ट में हाजिर होना होगा और कोर्ट से जमानत लेनी होगी। यह दिशा निर्देश माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जो बहुत ही फेमस केस है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यह केस हुआ है जी 2014 में सुप्रीम कोर्ट का केस है। उस केस में ये निर्देश जारी किए। इसके बाद पुलिस मैजिस्ट्रेट से आरोपी की पुलिस कस्टडी मांग सकती है। पुलिस कस्टडी जो होती है उसका मतलब है जी कि आरोपी को थाने ले जाकर उससे पूछताछ करना। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि पुलिस ने रिमांड ले लिया जी, जैसे कि घटना कैसे हुई, यह क्वेश्चन किए जा सकते हैं, सवाल किए जा सकते हैं, कहाँ हुई, हथियार कहाँ छुपा के रखा है, अपराध में कौन कौन शामिल था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और BNSS की धारा 187 जो है 187 उसके तहत मैजिस्ट्रेट के ऊपर है कि आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक केस है मन्नू भाई रत्तीलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 2012 का केस है। यदि पुलिस कस्टडी में भेजना है तो BNSS की धारा 187(3) है, उसके तहत पुलिस कस्टडी 15 दिन से अधिक नहीं होगी। और यदि पुलिस कस्टडी में नहीं भेजना होगा तो फिर मैजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाएगा। फिर आरोपी को जमानत देने की पावर मैजिस्ट्रेट के पास ही होगी। जैसे कि जो नया लॉ आया है उसमें हमने ये भी देखा है कि जो रिमांड है, पुलिस कस्टडी है, वो 15-15 दिन करके एक्सटेंड भी की जा सकती है। तो पहले जो पुलिस कस्टडी थी वो सिर्फ 15 दिन तक, 2 हफ्ते तक होती थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है इस नए लॉ में। फिर जेल भेज दिया जाता है जुडिशियल कस्टडी में। उसके बाद अगर पुलिस कस्टडी नहीं मिलती तो मैजिस्ट्रेट आरोपी को फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है। फिर आरोपी को जमानत देने की पावर है जो वो मैजिस्ट्रेट के पास होती है। लेकिन यदि केस सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है, ट्रायलेबल है, तो जैसे कि हत्या का केस, रेप का केस, ऐसे जो सेशन के केस होते हैं, तो मैजिस्ट्रेट BNSS की धारा 232 के तहत प्रक्रिया पूरी करने के बाद केस को सेशन कोर्ट में भेज देता है। जैसे हम बोल देते हैं कि कमिट कर दिया, क्योंकि BNSS की धारा 23 के तहत मैजिस्ट्रेट के पास केवल उन अपराधियों, उन जो जुर्म होते हैं, जो क्राइम होते हैं, उन अपराधों का
विचारण करने की शक्ति है जिनमें केवल 3 साल तक की सज़ा है, 3 वर्ष तक की सज़ा है, ओनली 3 ईयर्स पनिशमेंट, या फिर जिनमें 10,000 रुपये तक का जुर्माना है उन केसों में, या फिर एक नई जो पनिशमेंट आई है कम्युनिटी सर्विस की सज़ा है उन केसों में। BNS की धारा जो 22 है 22 उसके तहत जो सेशन जज साहब हैं उनके पास मृत्यु दंड देने तक की शक्ति है, पावर है, डेथ पनिशमेंट तक की। बट जैसे हम कन्फर्मेशन की बात करते हैं, हाई कोर्ट से उस डेथ पनिशमेंट को कन्फर्म करवाना जरूरी होता है। इसीलिए गंभीर धाराओं के जो अपराध हैं उन धाराओं में किए गए अपराधों की सुनवाई मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकते, अलग अलग सकती है। इसीलिए मैजिस्ट्रेट को जो केस होता है उस केस को आगे भेजना होता है, कमिट करना होता है। और उसके बाद अगर कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ या फिर भाग गया है, वह आरोपी अपने वकील के माध्यम से BNSS की धारा 482 के तहत 482 के तहत, अब ये याद रखने योग्य है, पहले CRPC में जो 482 सेक्शन था वो हाई कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर्स हैं उनके बारे में था, बट अब ये 482 एंटीसिपेटरी बेल के बारे में है। एंटीसिपेटरी बेल लगा सकता है, दायर कर सकता है, या फिर पुलिस द्वारा कोर्ट चार्जशीट दायर हो जाने के बाद पुलिस या कोर्ट के सामने समर्पण करके सरेंडर करके BNSS की धारा 480 के तहत मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से और धारा 483 के तहत जो सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से नियमित जमानत, जिसको हम रेगुलर बेल बोलते हैं, वो ले सकता है। यह बेल देना ना देना कोर्ट के ऊपर होता है, कोर्ट की मर्जी है, केस के तथ्यों के ऊपर है। और जो शिकायतकर्ता या फिर जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, पीड़ित व्यक्ति या शिकायतकर्ता चाहे तो उसी कोर्ट में बेल में आपत्ति या फिर उस बेल के खिलाफ ऊपर की कोर्ट में जा सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं, सेशन कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी जो विक्टिम देर होती है। BNS की धारा 483(3) के तहत बेल कैंसलेशन फाइल कर सकते हैं, जिससे कि आरोपी को जमानत ना मिल सके, सज़ा हो सके, जेल में जा सके। ठीक है जी, इस तरह से उसकी जमानत रद्द करवाई जा सकती है। पुलिस द्वारा केस में इन्वेस्टिगेशन करना, सबूत इकट्ठा करना, एविडेंस इकट्ठा करना, इसके आगे का जो स्टेप है। बताई गई सभी कार्रवाइयों और FIR रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस का काम जो होता है वो केस की निष्पक्ष जो जांच होती है उसके बारे में जांच करना है, कोर्ट में चार्जशीट चालान पेश करना है। जो पुलिस ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो पुलिस ऑफिसर केस की जांच करता है, जिसको हम IO भी बोल देते हैं। IO ही केस की जांच करता है, घटना की जगह का नक्शा बनवाता है, जैसे कि पटवारी द्वारा जो जरूरी कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, सबूत होते हैं, व्यक्तियों से या डिपार्टमेंट से वो लेता है, इकट्ठे करता है, गवाहों के जो बयान होते हैं, धारा 180 BNSS में जो लिखा है उसके तहत बयान दर्ज करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जांच में होता है। अगर IO जांच में यह पाता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी है या पर्याप्त आधार अथवा साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, इसके लिए काफ़ी सबूत नहीं है, तो पुलिस BNSS की धारा 189 के तहत फॉल्स रिपोर्ट, जिसको हम क्लोजर रिपोर्ट भी बोल देते हैं, कोर्ट के सामने फाइल करके केस को ख़त्म कर सकती है। पुलिस के पास यह पावर होती है। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति चाहे तो प्रोटेस्ट पिटीशन कोर्ट में BNSS की धारा 210(1) के तहत केस को आगे चला सकता है, और साथ ही BNSS की धारा 173 सबसेक्शन 4 के तहत मैजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकता है कि मैजिस्ट्रेट पुलिस को FIR दर्ज करने के आदेश दे। अगर ऐसा नहीं है, पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो फिर आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी जाती है, जिसको हम चालान बोलते हैं। यदि आरोपी के पास भी पुख्ता सबूत हैं कि पुलिस द्वारा उसे झूठा फंसाया गया है, फॉल्स क्रिमिनल केस रजिस्टर किया गया है, तो उसके ऊपर गलत रूप से FIR दर्ज की गई है, तो फिर वह व्यक्ति भी FIR क्वैश करवाने के लिए BNSS की धारा 528 के तहत, जैसे पहले 482 में क्वेश्चन पटिशन डालते थे, अब BNSS की धारा 528 के तहत हाई कोर्ट में
क्वेश्चन पिटीशन फाइल की जा सकती है FIR दर्ज करवाने के लिए, झूठा केस रद्द करवाने के लिए। BNSS की धारा 187 सबसेक्शन जो 3 है उसके तहत पुलिस द्वारा किसी भी क्रिमिनल केस में चार्जशीट फाइल करने की जो समय सीमा है, लिमिटेशन है, वो 60 दिन या फिर 90 दिन तक होती है, जो कि केस की धाराओं पर निर्भर है। जो केस बड़ी धाराओं में है, रजिस्टर होते हैं, सीधी सी भाषा में बात कर लेते हैं, जैसे कि मर्डर केस, इसमें आजीवन कारावास सज़ा होती है या फिर 10 साल से ऊपर की सज़ा होती है। ऐसे मामलों में 90 दिनों में पुलिस को कोर्ट में चालान पेश करना होता है, चार्जशीट फाइल करनी होती है। बाकी जो दूसरे केस हैं उन धाराओं में 60 दिन में पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है। यदि पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती तो BNSS की धारा 187 है, जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है, उसके तहत ही आरोपी को जमानत मिलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट बेल भी बोल देते हैं। और समय सीमा का जो नियम है तभी लागू होता है जब आरोपी जेल में हो। डिफ़ॉल्ट बेल तब ही लगाई जा सकती है, उसकी जमानत नहीं हुई हो। अगर आरोपी जमानत पर जेल से बाहर है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करने में 90 दिन या फिर 60 या 90 दिन से ज़्यादा समय भी लगा सकती है, अगर उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है या फिर वो जेल से बाहर है। चार्जशीट में क्या क्या शामिल होता है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रिमिनल केस ट्रायल की चार्जशीट में दोनों पार्टियों जैसे कि शिकायतकर्ता, पीड़ित, इन दोनों के नाम होते हैं, जैसे कि आरोपी का नाम, कंप्लेनेंट का नाम, अपराध की सूचना की प्रकृति, पुलिस को अपराध की सूचना कैसे मिली, शिकायतकर्ता या फिर पीड़ित की शिकायत, जो शिकायत उसने की है उसके बारे में डिटेल्स, पीड़ित और आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट, आरोपी की गिरफ्तारी से संबंधित पेपर, गवाहों के जो बयान होते हैं 180 धारा के तहत, आरोपी से जो भी सामान जब्त होता है, कोई हथियार है, कोई भी सामान है, वो उसके बारे में घटना स्थल का जो नक्शा होता है, मैप होता है, अन्य कोई केस से संबंधित कोई भी पेपर हो, डॉक्यूमेंट हो, कोई एविडेंस हो, वह BNSS की धारा 176 के तहत कोई वीडियोग्राफी, कोई फोरेंसिक रिपोर्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये था पहला भाग। और इसके बाद स्टार्ट होता है दूसरा भाग। दूसरे भाग में क्या होता है, जैसे हमने पहले बात की थी, पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट चालान दायर करने के बाद आरोपी पर क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू हो जाता है। यदि चार्जशीट और बयानों को देखते हुए कोर्ट देखती है, जो भी एविडेंस है पूरे केस को अच्छी तरह से देखने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी के ऊपर केस चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, एविडेंस नहीं है, ठीक है जी, प्रिमा फेसाई केस नहीं बनता जिस आरोपी के खिलाफ चार्ज लगाकर केस को आगे चलाया जा सकता है, तो मैजिस्ट्रेट आरोपी को BNSS की धारा 262 के तहत, सेशन कोर्ट द्वारा BNSS की धारा 250 के तहत, और कंप्लेंट केस में मैजिस्ट्रेट द्वारा BNSS की धारा 268 के तहत 268, ठीक है जी, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यदि मैजिस्ट्रेट को लगता है केस चलाने के पर्याप्त आधार हैं, ठोस सबूत हैं, तो फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। सबसे पहले आरोपी को जहाँ उसके जो अधिवक्ता होते हैं, वकील होते हैं, उनको चार्जशीट की कापी दी जाती है। अगर कापी में कोई कमी है, जहाँ चार्जशीट से संबंधित सभी दस्तावेज नहीं दिए गए, तो आरोपी के जो वकील होते हैं BNSS की धारा 230 के तहत कोर्ट के सामने आवेदन करके उन दस्तावेजों की कॉपी कोर्ट से ले लेते हैं, या फिर चार्जशीट की कमियों को कोर्ट में बताकर ऑर्डर शीट पर लेखबद्ध करवाते हैं, जिससे कि वे बातें आने वाले समय में, फ्यूचर में केस के फाइनल आर्गूमेंट्स के समय आरोपी के खिलाफ नहीं जाएं। नेक्स्ट स्टेप है चार्ज फ्रेम होने के बारे में। चार्जशीट के पेपर की कार्रवाई पूरी होने के बाद, अर्थात आरोपी के वकील को दस्तावेज जो चार्जशीट की कॉपी होती है वह प्राप्त हो जाने के बाद चार्ज पर बहस होती है, आर्गूमेंट होते हैं। इसके लिए एक तारीख रखी जाती है, निश्चित की जाती है। चार्ज का मतलब होता है आरोपी पर, जो दोषी व्यक्ति है, जो क्रिमिनल है, ऑफेंडर है, उस पर धाराएं लगाना, सेक्शन लगाना कि कौन कौन से जुर्म बनते हैं, किस धारा में उस पर केस बनता है और किन धाराओं में उस पर केस चलना चाहिए। इसे चार्ज फ्रेम कहा जाता है। चार्ज शीट को पढ़ने के बाद यदि कोर्ट को लगे कि आरोपी पर चार्ज फ्रेम करना बनता है, लेकिन पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वह धाराएं सही नहीं हैं,
तो कोर्ट BNSS की धारा 239, 239 और 244 के तहत उन धाराओं को बदलकर नई धाराएं में भी चार्ज लगा सकती है। ये कोर्ट के पास पावर है। चार्ज फ्रेम किए जाने के बाद कोर्ट दोषी व्यक्ति से, आरोपी से पूछती है कि क्या उसे अपना गुनाह कबूल है, उसने यह क्राइम किया है, वह गिल्टी मतलब कबूल करता है। अगर वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसे उसी वक्त या फिर अगली पेशी पर सज़ा सुना दी जाती है और क्रिमिनल केस ट्रायल यहीं पर समाप्त हो जाता है। वैसे हम देखते हैं आमतौर पर आरोपी द्वारा गुनाह कबूल नहीं किया जाता और कोर्ट में आरोपी कहता है कि वह क्रिमिनल केस ट्रायल फेस करेगा, उसका सामना करेगा, लड़ेगा, वह निर्दोष है, इनोसेंट है, उसने कोई क्राइम नहीं किया। आमतौर पर यही होता है। तो फिर उस स्थिति में केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। इसे ही ट्रायल कहा जाता है, ट्रायल प्रोग्राम भी कह सकते हैं हम इसको। फिर गवाहियाँ होती हैं, विटनेस वगैरह जो होते हैं, उस केस में जो भी कोई एविडेंस होता है। क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू होने के बाद इस स्टेज पर पुलिस द्वारा चार्जशीट में दी गई गवाहों की लिस्ट के अनुसार मुताबिक भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस की जगह पर नया लॉ आया है, उसकी धारा 142, 142 के तहत गवाहों की गवाही होती है। पीड़ित पक्ष की ओर से जो गवाह होते हैं PW प्रोसिक्यूशन विटनेस, और आरोपी पक्ष की ओर से जो गवाह होते हैं उन्हें DW डिफेंस विटनेस कहा जाता है। यह गवाह क्रमवार होते हैं, गवाही होती है, जैसे कि PW1, PW2, PW3, ऐसे DW1, 2, 3 ऐसे करके। और यदि इन गवाहों के द्वारा कोई सबूत कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसे कोई कागज़ वगैरह, कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट, तो उसे मार्क करते हैं एग्जिबिट P1, P2, 3, D1, D2, 3 ऐसे करके उसको एग्जिबिट लगा देते हैं फाइल में। सबसे पहले विक्टिम जो पीड़ित व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं शिकायतकर्ता, उसकी गवाही होती है। इसके बाद कोई पब्लिक विटनेस, जैसे कि घटना के वक्त पर कोई चश्मदीद गवाह, कोई विटनेस, तो उसकी गवाही। इसके बाद पुलिस, डॉक्टर, फोरेंसिक लैब वालों की जो भी केस के अनुसार दिए हों, जिनका लिस्ट में नाम होता है। सबसे लास्ट में IO की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसकी गवाही होती है। पहले जो पीड़ित पक्ष होता है उसके जो वकील होते हैं, जैसे कि सरकारी वकील होते हैं आमतौर पर, उसके सरकारी अभियोजन पक्ष के गवाहों का जो मुख्य परीक्षण एग्जामिनेशन इन चीफ होता है वो करते हैं। इसके बाद आरोपी के जो वकील होते हैं उसे बचाने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों का मुख्य परीक्षण हो जाने के बाद, चीफ हो जाने के बाद फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, सवाल जवाब पूछते हैं उनसे, यह जानने के लिए कि सच क्या है, झूठ क्या है। क्रॉस एग्जामिनेशन बोला जाता है इसको। ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस की जगह पर कानून आया है, उसकी जो धारा 151, 52 और 54 है, जो 151, 152, 154 है, जो उसके तहत आरोपी के जो वकील होते हैं अभियोजन पक्ष के गवाहों से ऐसा बिना आधार के कोई प्रश्न नहीं करेंगे। गवाहों का जो करैक्टर होता है, चरित्र होता है, उन पर कोई आंच आए, जहाँ वह अपमानित हों, कोई ऐसा सवाल नहीं करेंगे। यदि आरोपी के वकील ऐसा कोई प्रश्न कोर्ट की अनुमति के बगैर पूछते हैं तो वह न्यायालय की अपमानता, जिसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं, वह माना जाएगा। ऐसी स्थिति में वह मैजिस्ट्रेट या फिर न्यायाधीश आरोपी के वकील की रिपोर्ट हाई कोर्ट में या फिर बार काउंसिल में भी कर सकता है। तो फिर आगे यदि अधिवक्ता जो होता है, वकील होता है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी है तो हाई कोर्ट या बार काउंसिल में करेंगे। इसीलिए प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन जो आरोपी के वकील द्वारा किया जाता है, इसी में आपके अधिवक्ता की जो काबिलियत होती है वह देखी जाती है। क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जो, वह बहुत ही केस का इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। केस को किस प्रकार अपने अनुसार मोड़ के आरोपी को बचाना है, यह क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद अभियोजन पक्ष के जो वकील होते हैं वह भी आरोपी पक्ष से गवाहों से इसी प्रकार गवाही करवाते हैं। यदि कोई नया तथ्य या कोई नई बात कोर्ट के सामने आती है तो जो एविडेंस की जगह पर नया कानून आया है उसकी धारा 143 सबसेक्शन 3 है, उसके तहत फिर से गवाही भी करवाई जा सकती है। इसे पुनर्परीक्षण कहा जाता है। अगर कोई अभियोजन पक्ष का गवाह या सरकारी गवाह अपने बयान से मुकर जाए
या फिर होस्टाइल हो जाए तो सरकारी वकील इस BSA कानून की धारा 157 157 के तहत खुद उस गवाह से जिरा क्रॉस करते हैं, यह साबित करने के लिए कि वह गवाह जानबूझकर झूठ बोल रहा है और आरोपी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या आरोपी से मिल गया है। यदि कोई गवाह किसी प्रश्न का उत्तर देने से बच रहा है या मना कर रहा है तो कोर्ट चाहे तो BSA कानून की जो धारा है 137 और 150 150 उसके तहत किसी गवाह को प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर भी कर सकती है। यह कोर्ट के पास पावर है। अगर कोई पीड़िता लड़की है, महिला है, रेप विक्टिम है और उसकी किसी मैजिस्ट्रेट के सामने BNSS की धारा 183 के बयान दर्ज हुए हैं, केस सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है, तो उस मैजिस्ट्रेट को भी जिसके समक्ष पीड़िता के BNSS की धारा 183 के तहत बयान हुए हैं, उस मैजिस्ट्रेट को गवाही के लिए सेशन कोर्ट द्वारा बुलाया जा सकता है। धारा 127 के तहत 127 के तहत अभियोजन पक्ष की गवाही होने के बाद आरोपी पक्ष अपने बचाव के लिए अपनी गवाही करवा सकता है या फिर किसी और व्यक्ति की गवाही भी। इसमें वो व्यक्ति सबूत जो उसके पक्ष में हो उसको पेश कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर किसी व्यक्ति या संस्था, सरकारी हो या गैर सरकारी संस्था हो, कोर्ट द्वारा बुलाकर पेश करवा कर अपना पक्ष रखता है। BNSS की धारा 530 के तहत गवाही, सम्मन या फिर ब्रंट भेजना एक्सेट्रा यह चीज़ों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की जा सकती हैं। दोनों पक्षों की गवाही के बाद, पीड़ित पक्ष की और आरोपी पक्ष की गवाही के बाद BNSS की धारा 352 के तहत केस फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए रख लिया जाता है, जिसमें दोनों पक्ष के वकील अपने अपने पक्ष रखते हैं। जो भी उनके पक्ष में कुछ होता है एविडेंस वगैरह वो कोर्ट के सामने रखते हैं। अगर बहस में समय लगता है, ज़्यादा देर लगती है, तो फिर उसको अगली तारीख के लिए, अगली पेशी के लिए रख लिया जाता है कि अगली तारीख के ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे, फाइनल आर्गूमेंट्स। या फिर ऐसा भी कई बार हो जाता है कि जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो लिखित रूप में भी दे दिए जाते हैं, रिटन में। इन्हें अंतिम लिखित तर्क भी कहा जा सकता है। कोर्ट में बहस पूरी होने के बाद फिर आती है जजमेंट, जिसको हम बोलते हैं इस क्रिमिनल केस ट्रायल का तीसरा भाग। फाइनल आर्गूमेंट्स सुनने के बाद कोर्ट जजमेंट देती है, फैसला देती है, जिसमें या तो आरोपी को बरी कर दिया जाता है या फिर उसको सज़ा सुना दी जाती है। धारा 392, धारा 393 के तहत कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया जाता है। दोषी को सज़ा सुनाने के लिए तारीख निश्चित कर दी जाती है। अगर उसको कोई सज़ा सुनानी है, जैसे कि डेथ पनिशमेंट, फांसी, उम्र कैद या फिर कोई और सज़ा, कोई जुर्माना, कोई कम्युनिटी सर्विस या फिर कोर्ट द्वारा कोई और सज़ा उसको देनी है, फ़ाइन लगाना है, किसी तरह का कोई काम करवाना है, उसके लिए कोई तारीख नियत की जाती है। अगर कोर्ट को किसी केस में आरोपी को दोषी करार देते हुए डेथ पनिशमेंट देनी है, मृत्यु दंड देना है, फांसी की सज़ा सुनानी है, तो फिर ट्रायल कोर्ट द्वारा, सेशन कोर्ट द्वारा सज़ा सुनाने से पहले ही फांसी की सज़ा की कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट को उस फैसले की, जजमेंट की कॉपी भेजनी होती है। धारा 407 के तहत हाई कोर्ट BNSS की धारा 409 के तहत फिर उस मृत्यु दंड की पुष्टि कर देता है या फिर उस मृत्यु दंड को किसी दूसरी सज़ा में बदल देता है, जैसे कि उम्र कैद, आजीवन कारावास। और हाई कोर्ट बिना विलंब किए मृत्यु दंड की पुष्टि या फिर अन्य सज़ा के आदेश की कॉपी को BNSS की धारा 412 के तहत सेशन कोर्ट को वापस भेज देता है। जब ट्रायल कोर्ट को, सेशन कोर्ट को फांसी की सज़ा की कन्फर्मेशन हाई कोर्ट से मिल जाती है तो वह आरोपी को फांसी की सज़ा सुना देती है। इसके बाद जो दोषी व्यक्ति होता है वो हाई कोर्ट में अपील वगैरह भी दायर कर सकता है कि उसे फांसी ना दी जाए, उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील किया जाए। वो जो भी मजबूत पहलू होते हैं उसके केस में वो हाई कोर्ट के सामने रखता है। अपनी कोई सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक मजबूरी जो भी होती है वो हाई कोर्ट के सामने रखने की कोशिश करता है। और जो सेशन कोर्ट द्वारा जजमेंट में कोई गलती की जाती है, निर्णय में कोई त्रुटि हो, तो उसको भी हाई कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। अगर फिर भी हाई कोर्ट उसकी डेथ पनिशमेंट को माफ़ नहीं करती, उसकी फांसी को वैसे ही रखती है, फांसी की सज़ा की पुष्टि कर देती है, फिर वह व्यक्ति अपील में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ये भी याद रखने योग्य है कि अपील पेंडिंग रहने के दौरान BNSS की धारा 430
के तहत आरोपी जो अपील वाली कोर्ट होती है उसमें जमानत पर रिहा किए जाने के लिए आवेदन भी कर सकता है। जो अपीलीय कोर्ट होती है, न्यायालय होता है, उसके ऊपर जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि आरोपी की जमानत पर रिहा किया जाना है या नहीं, यदि फांसी की सज़ा दी गई है तो BNSS की धारा 455 के तहत अपील का निर्णय आने तक उसकी फांसी भी रोक दी जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अपील खारिज हो जाए, अर्थात सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार रखे, तो ट्रायल कोर्ट उसे मृत्युदंड, फांसी की सज़ा को कन्फर्म कर देती है, पुष्टि कर देती है। अगर आरोपी की सज़ा उम्र कैद, आजीवन कारावास या इससे कम की होती है तो फिर ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। इट मीन सेशन कोर्ट उम्र कैद तक की सज़ा खुद दे सकती है। अगर फांसी की सज़ा देनी है तो हाई कोर्ट से उसको कन्फर्म करवाना जरूरी है। अगर दोषी को सज़ा 3 साल से कम सुनाई गई हो तो आरोपी व्यक्ति को उसी कोर्ट से, जिसने निर्णय सुनाया है, उसी कोर्ट से निर्णय सुनाए जाने वाले दिन ही तुरंत बाद BNSS की धारा 430(3) के तहत जमानत मिल जाती है। यदि सज़ा 3 साल से ऊपर की हो तो फिर आरोपी को जेल जाना होता है। फिर वो ऊपर की कोर्ट, जो अपीलीय कोर्ट होती है, उसमें जमानत लगा सकता है। मौत की सज़ा में जो समय सीमा की हम बात करते हैं, लिमिटेशन एक्ट की जो धारा 115 है, उसके तहत आरोपी के पास 30 दिन तक का समय होता है अपील करने के लिए। जिस दिन से उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी उस दिन से, और बाकी अन्य प्रकार की सज़ा में हाई कोर्ट में 30 दिन तथा किसी अन्य कोर्ट में 60 दिन का समय अपील करने के लिए दिया जाता है आरोपी के पास ये समय होता है। इसी प्रकार मौत की सज़ा में जो लिमिटेशन एक्ट है उसकी धारा 133 है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में SLP, स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने के लिए जो समय है वो 60 दिन होता है। जो अन्य अपराध हैं, दूसरे अपराध हैं, उनमें जो समय है वो 90 दिन का है। अगर आरोपी को मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से सज़ा मिली है तो आरोपी व्यक्ति BNSS की धारा 415 के तहत ऊपर की कोर्ट, जो कि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी हो, वहां अपील कर सकता है। अगर शिकायतकर्ता को लगे या पीड़ित को लगे कि आरोपी को सज़ा कम मिली है या फिर आरोपी दोष मुक्त हो गया है, तो फिर वह व्यक्ति जो शिकायत करता है, पीड़ित है, वो भी ऊपर की कोर्ट में आरोपी को ज़्यादा सज़ा दिलवाने के लिए जा सकता है। इससे संबंधित जो सेक्शन हैं BNSS की धारा 418 और 419 है, इसके तहत वो आगे अप्रोच कर सकता है। हालांकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनके तहत कोई अपील नहीं की जा सकती। ये प्रावधान BNSS की धारा 295, 416, 417 के तहत निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं जी मर्सी पिटीशन की, दया याचिका की। अगर दोषी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, हाई कोर्ट तथा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सज़ा को कन्फर्म कर दिया है, उसकी अपील खारिज हो चुकी है, तो दोषी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 161 के तहत अपने राज्य के राज्यपाल को, और या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो, उसको संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका, मर्सी पिटीशन लगा सकता है। पहले राज्यपाल को फांसी की सज़ा माफ़ करने का अधिकार नहीं था, केवल राष्ट्रपति ही फांसी की दया याचिका पर विचार कर सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा द स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार एलियस बिट्टू 2021 के ऐतिहासिक निर्णय में राज्यपाल को भी शक्ति प्रदान हो गई है। ये जरूर नोट कर लेना जी। रिव्यू पिटीशन एंड क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वैसे वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों। जो संविधान का आर्टिकल 137 है, 137 है, सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है। संविधान का जो आर्टिकल 137 है उसके तहत दोषी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन, पुनर्विचार याचिका लगा सकता है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय पर दोबारा विचार कर सकता है। यदि रिव्यू पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय कायम रखे और मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार रखे, तो फिर दोषी व्यक्ति के पास आखिरी और अंतिम उपाय यह रहता है कि वह दोषी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करे। क्यूरेटिव पिटीशन शब्द की जो उत्पत्ति है, क्यूर इलाज, जिसका शाब्दिक अर्थ उपचार होता है, इलाज होता है। उपचारात्मक याचिका
यह बताना आवश्यक होता है कि याचिकाकर्ता किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है। क्यूरेटिव पिटीशन तब दाखिल की जाती है जब किसी आरोपी की राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दोनों ही खारिज कर दी जाती हैं। क्यूरेटिव पिटीशन की उत्पत्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा 2002 में केस में हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 142 142 के तहत क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। यदि सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हो जाए तो फिर आरोपी को फांसी की सज़ा से कोई नहीं बचा सकता, उसका मरना तय हो जाता है और इसी के साथ क्रिमिनल केस ट्रायल समाप्त हो जाता है। दोस्तों, ये थी जानकारी क्रिमिनल केस ट्रायल के बारे में।